नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से अलग वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण सख्त प्रदूषण रोधी उपाय ग्रेप 4 लागू। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद अफीफ की मौत। और क्रिकेट में भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच में नहीं खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी के विश्व नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करने की भी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग उन नेताओं में शामिल हैं जो रियो डी जेनेरियो में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज सुबह ब्राजील पहुंचे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तिकड़ी G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में काफी सक्रिय है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करेंगे और G20 के पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व और सतत ग्रह का निर्माण है। इस सम्मेलन में ब्राजील द्वारा सामाजिक समावेशन, गरीबी, सतत विकास और वैश्विक शासन संस्थाओं के सुधार के मुद्दे को प्राथमिकता देने की संभावना है। यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछले वर्ष भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने दोहराया कि इसका दृष्टिकोण समावेशी है और इस पर विस्तृत बातचीत अभी भी जारी है। India has been very instrumental. Prime Minister Modi has been very instrumental in making G20 an inclusive society, and the voice of the African Union will have to be heard very strongly at the Brazil summit also. And therefore, I think India has played a key and a critical role, and African Union will play a very major role in Brazil. अमिताभ कांत ने कहा कि ब्राजील की अध्यक्षता की सफलता इस वर्ष घोषणा पत्र की प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आम सहमति पर निर्भर करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ कल अबुजा में राष्ट्रपति भवन में वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा की और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को काफी महत्व देता है। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं। हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की है। वार्ता के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सीमा शुल्क और सर्वेक्षण सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सुविधा में जीने की स्थिति से बाहर निकलकर नवाचार को अपना रहा है और विकास के नए रास्ते बना रहा है जो उसकी शानदार पहचान बन चुके हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश ने नई यात्रा शुरू की है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में ऐसी 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्थापित हुई हैं जिनका मूल्य 1 अरब से अधिक है। इससे स्टार्टअप संस्कृति में भारत की सफलता साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में $2 लाख करोड़ जोड़े हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपनी जीडीपी में करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, ओहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के तहत बुधवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कई दिनों से झारखंड में जारी जोरदार चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में संथाल और कोयलांचल क्षेत्रों की 38 विधानसभा सीटों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल आज पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। इस चरण में दुमका, सिकारीपाड़ा, देवघर, लिट्टीपाड़ा जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के पक्ष में और आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद निजी वाहनों पर बैनर या बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सेकंड फेज में टोटल 14,418 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। कोई भी बाहर से आया हुआ पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आज बात महाराष्ट्र के नंदगांव विधानसभा क्षेत्र की। नांदगांव विधानसभा क्षेत्र नासिक जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 1962 में स्थापना के बाद कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार नांदगांव विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान विधायक सुहास कांदे, गणेश धात्रक और नासिक के पूर्व सांसद समीर भुजबळ के बीच कड़ा मुकाबला है। वर्तमान विधायक सुहास कांदे एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। गणेश धात्रक शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है और समीर भुजबळ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नांदगांव के मतदाता किसे अपना नेता चुनते हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में श्री गहलोत ने कहा कि पार्टी आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बीच मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता के इस्तीफे को साहसी कदम बताया। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में इस्तीफा देना और ज्वाइनिंग कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जो सवाल कैलाश गहलोत ने पूछे हैं वो जरूर विषय है।
लगातार हम उन मुद्दों को जनता की आवाज बनकर उठा रहे हैं और जिन मुद्दों का जिक्र कैलाश गहलोत ने अपनी बातों में सिर्फ छुआ भर है, फहरिस्त बड़ी लंबी है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने श्री गहलोत के इस्तीफे को भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा बताया। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह 8 बजे से ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान का चौथा चरण ग्रेड 4 लागू करने का निर्णय लिया है। वायु गुणवत्ता के गंभीर स्थिति में पहुंचने के कारण यह कदम उठाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे राज्यों से भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 ईंधन वाले ट्रकों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर अगले आदेश तक अन्य सभी कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह जानकारी दी है। समाचार कक्ष से डेविड शर्मा। इस्राइल ने सीरिया की बाथ पार्टी के मध्य बेरूत स्थित कार्यालय पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद अफीफ और 3 अन्य लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस्राइल के युद्धक विमानों ने रास अल नबा और सुडेको स्क्वायर वाणिज्यिक केंद्र के बीच स्थित कार्यालय पर मिसाइलों से हमला किया। श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायक की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायक 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे, जिसमें रक्षा और वित्त जैसे प्रमुख विभागों को अपने नेतृत्व में बरकरार रखा जाएगा। श्रीलंका के संविधान के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम अनुमत संख्या 30 तक सीमित है। रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि विजेता हेरत विदेश मंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। 10वीं संसद 23 नवम्बर को अपने पहले सत्र के लिए बुलाई जाएगी। सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन ने संसदीय चुनाव में 225 में से 159 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के प्रारंभिक मुकाबले से बाहर रहेंगे। उनकी जगह उपकप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता और संयुक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक पेंशन मौली सेनगुप्ता इसमें भाग लेंगे। श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। भारत ने रचा इतिहास, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, राडार को चकमा देकर आवाज से 5 गुना तेज गति से होगा दूर तक वार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित की बदलते लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने में सक्षम मिसाइल। मणिपुर में फिर हिंसा भड़कने को आज के सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मणिपुर में हालात और बिगड़े, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने राज्य सरकार से समर्थन वापस लिया। जलवायु वित्त पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं अमीर देश। अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में जलवायु वित्त पर कोई सहमति न बनने को लेकर भारत की नाराजगी को अमर उजाला ने दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण सख्त प्रदूषण रोधी उपाय ग्रेड 4 लागू।
और क्रिकेट में भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच में नहीं